नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गए सैंपल पेपर को। ठीक है, ये जो सैंपल पेपर है क्लास 8 के है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ठीक है, इसमें हम जो करने वाले हैं इस सैंपल पेपर के क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन पेपर को यानी सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सकेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, हमेशा की तरह आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो है 5 खंडों में रहेगा आपका। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन अनिवार्य रहेगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक 1 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक जो आपके हैं इसमें आती लघुत्तरी 2 नंबर वाले होंगे और क्वेश्चन 6 से 7 तक जो है 3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 8 और 9 से जो 5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो है 10 से 13 जो पैराग्राफ वाले होंगे 4 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर जो 14 ये मानचित्र यानी मैप पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्या है हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है सुनहरा रेशा के नाम से जानी जाती है। यानी आपको बताना है कि कौन सी ऐसी फसल है जिनको सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है कपास, बी है गेहूँ, सी है चावल, डी है जूट। तो इसमें क्या है, जो सुनहरा रेशा के नाम से जो जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है, जूट है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कहा गया पहले का कि 1756 में डैश मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। यानी कि किसकी मृत्यु के बाद क्या है, सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब बना है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो 1756 में क्या है कि अलीवर्दी खां यानी कि ऑप्शन सी अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद क्या है, सिराजुद्दौला क्या है बंगाल का नवाब बना। ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा सेकेंड क्वेश्चन का। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पर कि हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए। इस विषय पर निर्णय लेने का अधिकार किस सरकार के पास है। देखिए, हंगरी देश के जो साथ हमारे संबंध के बारे में अगर निर्णय लेने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी केंद्र सरकार को। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रोपड़ कृषि का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको बताना है कि रोपड़ कृषि का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चावल। जो चावल है इसको रोपड़ कृषि के अंतर्गत नहीं लाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसद के जो अंग है वो 3 होते हैं। कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा भारतीय संसद का अंग है, तो यहाँ पर जब लोकसभा दे रखा है तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 देख रहे हैं कि 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना था, कौन सा था, आपको ये बिल्कुल बताना है। ठीक है, तो 1947 यानी आज़ादी के पहले जो भारत में एकमात्र इस्पात जो कारखाना था उसका नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिसको शॉर्ट में टिस्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी, शायद डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है लेकिन लगभग 1907 ही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का 7 यहाँ पर दे रखा है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, लोकसभा में पूछ रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल करेक्ट, यानी कि 543। ठीक है, तो 7वें का ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अब पहले का 8वें क्वेश्चन को देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से जितने भी सैंपल पेपर डीओई की तरफ से दिया गया उन सारे सैंपल पेपर को हम करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जितने भी सैंपल पेपर को कराया जाएगा आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले का 9 क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे प्लासी का युद्ध जो होता है 1757 में लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर मीर जाफर जो है दूसरी बार नवाब बना था, फिर मीर कासिम, यानी कि सारी जो घटना है वो सीरियल वाइज से है। तो यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 सही जगह, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 यहाँ पर कह रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि जनसंख्या जो पिरामिड क्या है।
तो जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है आपको, तो जैसा कि आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जनसंख्या पिरामिड होता है वो आयु, लिंग यानी सभी प्रकार के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जो जनसंख्या जो पिरामिड होता है ये जनसंख्या का आयु, लिंग, संगठन का आलेखित निरूपण होता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 17 ये किसके बारे में बताता है, तो जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत के बारे में बताता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए 12 क्वेश्चन को देखते हैं कि सालाबाई है या इसको सालबाई कर लेंगे। सालबाई की संधि किनके बीच हुई थी। ठीक है, तो सालबाई की जो संधि है किससे किसके बीच हुई थी, यहाँ पर दिया गया है अंग्रेजों और मराठों के बीच में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो जल्दी से फटाफट जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, जिससे आपके दोस्त भी वीडियो को देखकर वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर देखते हैं पहले का कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई। निम्नलिखित में से किस बादशाह की मृत्यु जो थी रंगून में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 12-13 का रहा कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की जो मृत्यु है रंगून में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का 13 के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मनीषा के समानता के अधिकार का हनन किया गया एवं उसे इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए मनीषा के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि इस अधिकार के अंतर्गत क्या है, आपका यानी कि सभी अधिकारों का कोई अगर हनन करता है तो आप क्या है किसी कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 15 को आप यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए, यानी एक संकल्पना स और दूसरा कारण का कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का आपको चयन करना। ठीक है, तो जब यहाँ पर पढ़ेंगे आप तो देख रहे हैं कि वनों का संरक्षण आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है कि भाई पेड़ों का संरक्षण आवश्यक है, तो ये सत्य हो गया आपका। कारण दे रखा कि वन हमारी संपदा है, ये बिल्कुल सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि संकल्पना एवं कारण दोनों सही है एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव आपको दीजिए। ठीक है, यानी इन सारे क्वेश्चन को क्या अब हम करने वाले हैं। ठीक है, अथवा का मतलब होता है चाहे क्वेश्चन आप ये 2 करिए या अथवा वाला क्वेश्चन करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा दे रखा है, पाँचवा दे रखा है, पाँचवें का अथवा दे रखा है। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चन के बाद फिर यहाँ पर खंड ग दे रखा है, ग में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, 6 का अथवा दे रखा है, 7वां क्वेश्चन दे रखा है, 7वें का अथवा दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद खंड यहाँ पर घ दे रखा है, ये खंड घ आपका है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 9 का अथवा दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद सारे क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम करने वाले खंड ख में जो 2 अंक वाले प्रश्न थे। ठीक है, ये 2 अंक वाले प्रश्नों को हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 2 को हमने देखा था, क्या था कि हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव आपको देना था। ठीक है, तो इसका आंसर चलिए देखते हैं, हाशियाकरण से निपटने हेतु सुझाव। तो पहला यहाँ पर दिया कि हाशिए पे जो लोग हैं, हाशियाई लोगों और अल्पसंख्यकों के लिए कई अधिकारों को लागू करके सरकार इन लोगों को क्या एक समान समाज में लाने की क्या है कोशिश करती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि सरकार संविधान द्वारा निर्धारित कानून बनाती है और उसे लागू भी करती है। तीसरा कह रहा है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों में से समुदायों का गठन करके सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। प्यारे बच्चों ये यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देखेंगे कि हाशियाकरण के दुष्परिणाम बताइए, यानी कि जो हाशियाकरण होता है इससे के दुष्परिणाम क्या हैं। तो इसका आंसर जब लिखेंगे हाशियाकरण के दुष्परिणाम, तो व्यक्तिगत स्तर पर हाशिए पर रहने से क्या होता है, अलगाव, कम आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं पैदा हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 3 का आंसर देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए, यानी कि भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की जो लड़ाई है इसका क्या महत्व है। ठीक है,
तो जब इसका आंसर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया कि यह लड़ाई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। इससे पहले अंग्रेज केवल भारत में क्या है व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, लड़ाई के बाद क्या हुआ, उन्होंने अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जब तक कि अंततः उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा नहीं कर लिया। यानी कि उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया, कब तक, जब तक पूरे भारत पर उन्होंने कब्जा न कर लिया हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 4 यहाँ पर कह रहा है कि भू निम्नीकरण के कोई दो कारण बताइए। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए क्वेश्चन के आंसर अलग से लिखकर इसको कराया जा रहा है। ठीक है, तो भू निम्नीकरण के कारण आपको बताना है। तो भू निम्नीकरण के कारण को हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला कारण दे रखा है क्या है, भू निम्नीकरण का अर्थ होता है बच्चों की भूमि की गुणवत्ता में कमी। ठीक है, तो ये कैसे कैसे होता है, अति सिंचाई, यानी आप ज़्यादा अगर सिंचाई करते हैं तो भूमि की गुणवत्ता में कमी आती है। अति पशुचारण, यानी कि ज़्यादा मात्रा में पशुओं को चराते हैं तो। वनों की कटाई, पेड़ों को काटते हैं तो जो तेज हवाएं चलती है तो भी यही होता है। खनन के द्वारा होता है। और मानव की कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनके द्वारा भी क्या आता है, भू निम्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है इस पर आपको अपने विचार देना है, क्या घटना थी, चलिए देखते हैं। जलियांवाला बाग की जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटी थी। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सैनिक थे, कई ब्रिटिश सैनिक जो है कई सौ निहत्थे जो भारतीय सैनिकों को गोली से मार डाला गया। ठीक है, फिर जलियांवाला बाग नरसंहार ने हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने का भी महत्व सिखाया है। अब यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट की विशेषता को देखते हैं। रॉलेट एक्ट गांधी जी के द्वारा किया गया राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आंदोलन था। 24 फरवरी 1919 के दिन गांधी जी ने मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसी सभा में तय किया गया और कसम ली गई थी कि रॉलेट एक्ट का विरोध सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये खंड ग के हैं क्वेश्चन। ठीक है, जो 3 अंक वाले हैं। ठीक है, यानी राज्यसभा की विशेषता को आपको बताना है। तो राज्यसभा के बारे में आप जानते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये संसद के अंग होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर कि राज्यसभा की विशेषता क्या है। ठीक है, तो पहला यहाँ पर दे रखा है कि राज्यसभा क्या है, संसद का एक अंग होता है। दूसरा है कि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। तीसरा है कि राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगला है कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति क्या है, सॉरी, तो यहाँ पर होगा राज्यसभा में क्या है, उपराष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। अगला यहाँ पर दे रखा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला है कि राज्यसभा की वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि लोकसभा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो लोकसभा की विशेषताओं को हम देखते हैं यहाँ पर। तो पहली विशेषता यहाँ पर कि लोकसभा संसद का एक अंग है। लोकसभा को क्या है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है जिसको राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री बनाता है, नियुक्त करता है। ठीक है, अगला है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 543 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। तो चलिए आंसर को देखते हैं बच्चों। भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा का दृष्टिकोण पूर्वी शिक्षा दर्शन व्यक्ति के आदर्श जीवन के निर्माण में सार्थक जीवन पर जोर देता है और उन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, जबकि पश्चिमी शिक्षा दर्शन एक जानकार और सक्षम छात्रों को तैयार करने में शैक्षिक संस्थान में सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 के जो अथवा वाले क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं। भारतीयों की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भारतीयों की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसका जो है आंसर देखते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा प्रणाली ऐसी हो
जो व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान प्रदान कर उसे नैतिक बनने के लिए प्रेरित करे। ठीक है। अगला है, वे शिक्षा को मानव के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम मानते थे। अगला है, अतः वर्धा योजना में उन्होंने प्रथम 7 वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य किए जाने पर बल दिया। यहाँ पर बोल नहीं, बल दिया। ठीक है, इसको लिख दीजिए, बल दिया। ठीक है ना, जाने पर बल दिया। आगे देखेंगे, अब खंड घ को देखेंगे, जो 5 अंक वाले प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो मृदा संरक्षण के उपाय को हम देखते हैं। पहला क्या है इसमें है, पहला आपका यहाँ पर है जैविक खाद। जैविक खाद होता क्या है, यानी जैविक खेती में बहुत ही खादों का प्रयोग किया जाता है, किंतु जैविक खाद के प्रयोग से भूमि अवस्था में सुधार होता है, जिससे भूमि में वायु संचार में वृद्धि होती है। ठीक है। दूसरा है कि वन संरक्षण। तीसरा है वृक्षारोपण। चौथा है कि बाढ़ नियंत्रण। पांचवा है नियोजित चराई। और अगला है बांध बनाना। फिर अगला है सीढ़ीदार खेत बनाना। ठीक है, इस तरह से हम करके क्या है, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का विश्लेषण यहाँ पर देखेंगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि सबको समान रूप से न्याय मिल सके और न्यायपालिका पर कार्यपालिका का राजनीतिक दबाव न हो। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही निष्पक्ष होकर न्याय दे सकती है। किसी भी उदार लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अति आवश्यक होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अथवा वाला क्वेश्चन दे रखा है कि जनहित याचिका का महत्व बताइए। तो जनहित याचिका का महत्व देखते हैं, जिसको हम क्या है, PIL भी कहते हैं। ठीक है, यह एक उपकरण है जिसका उद्देश्य जनता के सामान्य कल्याण की सेवा करना है। यह सामाजिक कल्याण के मुद्दों की रक्षा के लिए अदालत में लाई गई एक कानूनी कार्यवाही है। जनहित याचिका भारतीय नागरिकों को तुरंत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने 9 के 9 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर इन क्वेश्चन के आंसर को हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पैराग्राफ से ही मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अर्थ के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा वल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। उसके पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा किसके, चूड़ामन के। ठीक है, ये आपका क्या है, पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन करा कि जाट शासकों के प्रभुत्व में स्थित किसी एक व्यापारिक केंद्र का नाम बताइए। तो देखिए, इस पैराग्राफ में 2 व्यापारिक केंद्र का नाम दिया गया है, इसमें से कोई आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पानीपत तथा वल्लभगढ़। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया और इसके परिणाम क्या हुए। तो ठीक है, इसके आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला तो उसे लूटा। ठीक है, तो ये आपके है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी दिल्ली पर 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने दिल्ली को खूब लूटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पैराग्राफ 11 को देखते हैं। ठीक है, 11 में क्या कहा गया है कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं
अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, परिवर्तन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, मानव निर्मित पर्यावरण के बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर मानव निर्मित जो है पर्यावरण के कई उदाहरण यहाँ पर लिख सकते हैं। सड़क हो गया आपका, इमारतें हो गई, पुल हो गया, पंखा हो गया, यानी कि जिसको जिसको मनुष्य ने बनाया उन सबको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण का अर्थ क्या है। तो यहाँ से देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवी और अजीवी दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और आगे से फिर लिखेंगे यहाँ से कि यह हमें सांस लेने के लिए हवा पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए क्या है, भूमि प्रदान करता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर लेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ठीक है, 12 क्या कर रहा है यहाँ पर कि विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। ठीक है, तो अब इसके हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है क्या है कि पहले कि विधायक किसे कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले का आंसर देखेंगे कि राज्यों की विधायिका विधानसभा के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से गठित होती है। इन जनप्रतिनिधियों को क्या विधायक कहते हैं। ठीक है, यानी आप विधायक किसे कहते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि विधानसभा के किसी एक कार्य को लिखिए। तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे कि विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं। सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर भी जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेंगे, ये 2 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो जैसा कि जानते हैं, तो इसमें दे रखा कि समाचार पत्रों या चैनलों के माध्यम से क्या है, हमें इसके बारे में जानकारी होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से देख लेंगे, क्योंकि देखो बाहर से कराने का मतलब ये है कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, सीधे पैराग्राफ से कराया जाएगा तो आपको पेपर में भी ऐसे ही करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ पर 13 में क्या कहा गया है, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, तो इसके आंसर हम देखते हैं।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है कि भूमि संरक्षण के किसी एक उपाय का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ से लेके देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, भूमि संरक्षण के उपाय है, इसका आंसर आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, देखते हैं सेकंड को कि प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, अब इसके आंसर को हम देखते हैं। यहाँ से इसका आंसर आप देखेंगे। ठीक है, कि इन प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से मनुष्य ने घरों, भवनों, परिवहन एवं संचार के साधनों, उद्योगों आदि के अपने संसार का निर्माण किया है। ये मानव निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधनों के साथ काफ़ी उपयोगी भी हैं और मानव के विकास के लिए आवश्यक भी हैं। ठीक है, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार वन भूमि के विनाश का कारण है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर देखते हैं कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर क्या विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया 13 क्वेश्चन तक। ठीक है, आप चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक है, यानी कि खंड अंग में। ठीक है, ये मैप के क्वेश्चन है कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 5 स्थानों को उचित संकेत के माध्यम से दर्शाइए। तो कौन कौन से हैं, पहला ए बनारस भरना है, बी बरेली भरना है, सी कानपुर भरना है, डी दिल्ली भरना है, ई अलीगढ़, आई एफ झांसी को भरना है। तो चलिए मैप पे हम इसके स्थान को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों भारत के मानचित्र पे हम बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ और झांसी, ठीक है, इनकी लोकेशन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों इनकी लोकेशन को बहुत ही ध्यान से मैप पे देखेंगे, भारत के मैप पे। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है यहाँ पर है, ये क्या आपका दिल्ली है। ठीक है, ये क्या है, दिल्ली है प्यारे बच्चों। तो इसकी लोकेशन को आप सही प्रकार से देखेंगे। ठीक है, आप फिर जब बात करते हैं बरेली की, तो ये जो आपको पॉइंट दे रखा है ना, ये आपका बरेली का पॉइंट है। देखिए दिल्ली अलग है, ठीक है, बाकी जितने भी बरेली है, अलीगढ़ है, जो भी देखा सारी यूपी में है। ठीक है, तो ध्यान से लगाएंगे प्यारे बच्चों। अलीगढ़ की बात करते हैं तो अलीगढ़ आपका यहाँ पर पश्चिम साइड में है, यहाँ पर ये पॉइंट है आपका अलीगढ़ का। ठीक है, कानपुर की बात होती है तो कानपुर आपका यहाँ पर है मैप में। बनारस की है तो बनारस पूरब की साइड में है। ठीक है, और आपको झांसी देना है। ठीक है, तो झांसी थोड़ा सा यहाँ पर है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका दक्षिण साइड में। ठीक है, ये कानपुर की जहाँ एन न बना हुआ वहाँ पर ये आपके झांसी है। ठीक है, तो किसकी किसकी लोकेशन आपको देना है, दिल्ली आपका यहाँ पर हो गया, ये बरेली हो गया, ये अलीगढ़ हो गया, कानपुर, बनारस, झांसी, इनमें से किन्हीं 5 को आपको क्या करना है, वहाँ पर दर्शाना है। तो उम्मीद करते हैं आपने सही से फील किया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सैम्पल फर्स्ट के सभी क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि सैम्पल पेपर सेकंड के क्वेश्चन आंसर को भी कराया जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसानी से आप देख पाएंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के आपके क्या है सैम्पल पेपर के आंसर को करवाया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है।